संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया आज 8 अगस्त है और मैं आप मन के आगू आज के समाचार लेकर के प्रस्तुत हुए हूँ। जैसे कि हमारा वादा है छत्तीसगढ़ के समाचार बा, अब आप टेंशन लेके जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी मैं उठाए बा तैयार हूँ। तो हम शुरू करबो, ज़्यादा समय नहीं लें और सीधा मुद्दा पे आबो। हिंदी पे आता हूँ और शुरू करता हूँ। आज की जो न्यूज़ है उसमें सबसे पहला समाचार है छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बारे में। समाचार में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो निकल करके आया, वैसे अक्सर ये होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति संक्रमित होता है तो स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। धर्मलाल कौशिक जो कि नेता प्रतिपक्ष है छत्तीसगढ़ राज्य में, वो कोरोना से संक्रमित हुए। सुनने में आया है वो दशगात्र में गए थे, यानी कि मृतक कर्म में गए हुए थे और वहां से उनको ये संक्रमण आया है। भाई समाचार से अगर आप कुछ समझ पा रहे मैसेज, तो उम्मीद है आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवारजनों का ध्यान रखेंगे। कोरोना छोटा बड़ा नहीं देखता है, लेकिन हाँ, इलाज में वो व्यक्ति जो संपन्न है वो अपना इलाज करा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और आप यदि ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे तो अपने परिवार को आर्थिक संकट में तो डालेंगे डालेंगे, साथ ही साथ बिल्कुल उनकी जान भी संकट में डालेंगे। वैसे जानकारों का मानना है कि अभी भी कोरोना संक्रमण का पीक छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला है। जुलाई माह में जो हालात बने थे अगस्त में, वो और उभर करके सामने आ रहे हैं और अगस्त के एंड आते आते छत्तीसगढ़ में 40 से 45 हजार लगभग व्यक्ति के संक्रमित होने का खतरा है। और सितंबर माह को कोरोना का पीक माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और उम्मीद करते हैं आप इन सब से सर्वाइव करके निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे समाचार पर चलते हैं। माझी योजना, ये बहुत इंटरेस्टिंग योजना है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान दे करके और कान दे करके सुनिए और समझिए। माझी योजना होता यह है कि जो प्रसूता है या गर्भवती स्त्री हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने और डिलीवरी के बाद वापस घर तक छोड़ने के लिए महतारी एक्सप्रेस जैसी योजना चल रही है। लेकिन ये उन क्षेत्रों में तो ठीक से काम करती है जहां 4 पहिया वाहन जाने की सुविधा है, लेकिन उन क्षेत्रों का क्या, ऐसे दुर्गम इलाकों का क्या जहां 4 पहिया वाहनों का संचालन नहीं हो पाता है। बस इसी को ध्यान में रख करके बस्तर अंचल में माझी योजना शुरू की गई थी, जहां बाइक सवार यानी कि एक व्यक्ति होगा जो बाइक पर डिलीवरी के लिए महिलाओं को ले जाएंगे हॉस्पिटल तक और वापस घर तक छोड़ने का काम करेंगे। इस योजना का ही नाम रखा गया है माझी योजना। बस्तर संभाग में चल रही है योजना, दुर्गम इलाकों में बाइक के माध्यम से महिलाओं को हॉस्पिटल तक ले जाने और वापस छोड़ने की योजना। इस योजना को भी बढ़ावा देने का भी सोचा गया है। बस्तर के कुछ अंचलों तक चल रही थी, अभी बस्तर के बाकी क्षेत्रों में भी इसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जो व्यक्ति इस कार्य को करेगा उसके लिए एक निश्चित मूल्य या एक निश्चित राशि भी तय की गई है। जैसे अगर देखें तो 1 से 10 किलोमीटर का यदि वो सफर तय करते हैं तो उसके लिए 400 रुपए की राशि फिक्स की गई है माझी योजना के भीतर। इसके अलावा 11 से 20 किलोमीटर का यदि सफर तय करते हैं तो 500, 21 से 30 किलोमीटर का सफर तय करें तो 600, और 30 से यदि 45 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं तो 700 रुपए, यानी 400 से लेकर के 700 रुपए तक की राशि का भुगतान होगा। वो डिस्टेंस को देखते हुए 1 से 10 से शुरू होकर के 45 किलोमीटर मैक्सिमम, उतने में स्वास्थ्य केंद्र का होना जरूरी, वरना सरकार किस काम की। तो भाई इसका भुगतान ध्यान रखिए, मरीज को नहीं करना पड़ेगा, शासन भुगतान करने वाली। आगे बात करते हैं एक अगली योजना पर, देवगुड़ी कायाकल्प योजना। देवगुड़ी क्या होता है? देवगुड़ी बस्तर अंचल में, अगेन बात करेंगे बस्तर के दंतेवाड़ा अंचल में चलते हैं। देवताओं के रखने का स्थान, या आप समझ लीजिए देवालय, उस स्थान को देवगुड़ी कहा जाता है, जहां देवता निवास करते हैं। हर गांव के अपने आराध्य होते हैं, देवता होते हैं, ग्राम पालक होते हैं या ग्राम के पूज्य देवता होते हैं, जिसके लिए पूरा गांव एकत्रित होता है और उनकी पूजा अर्चना करता है और वही अपनी मन्नत वगैरह मानता है। जहां पशुओं की बलि वगैरह दिए जाने से लेकर के और तरह तरह की चीजों को चढ़ावा चढ़ाए जाने की परंपरा होती है, इसे देवगुड़ी कहते हैं। तो भाई दंतेवाड़ा वैसे ही पर्यटन के रूप में बहुत अग्रणी है। आप दंतेश्वरी देवी माता के मंदिर के अलावा ढोलकल पहाड़ी वगैरह सब, या बारसूर का बहुत सुंदर सा क्षेत्र, सब दंतेवाड़ा में देखते हैं। उसके अलावा अब देवगुड़ी भी पर्यटन के रूप में चिन्हित हो सके, इसके लिए योजना बनाई गई है देवगुड़ियों के कायाकल्प की योजना, यानी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। इस योजना में शुरुआती चरण में ही क्या कहें, या पूरे तरह से ऐसा देख लेना चाहिए कि दंतेवाड़ा में कुल 114 देवगुड़ियों का कायाकल्प किया जाना तय किया गया है। तो इस योजना को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 9 अगस्त। 9 अगस्त यानी कल का दिन विश्व आदिवासी दिवस, या हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो कि किसी स्थान का मूल अधिकारी होता है,
उसके सम्मान में मनाया जाने वाला, किसी जंगल का मूल अधिकारी होता है उसके सम्मान में मनाया जाने वाला दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा कल का दिन। अब कोरोना है इसलिए कोई बहुत बड़े आयोजन नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपील की गई है कि इसका सादगीपूर्ण समारोह किया जाए, यानी 9 दिए सभी देवताओं के स्थलों में, अपने घरों के बाहर आदि जलाने की अपील की गई है। और इसी के साथ साथ जो ऑनलाइन संभव हो सकते हैं स्पर्धाएं वगैरह वो जरूर संचालित की जाएंगी। वैसे 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने की शुरुआत या घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा कर दी गई थी और 1982 से ये मनाया जा रहा है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ अंचल जो कि आदिवासी जनसंख्या में बहुत बहुलता वाला राज्य है, अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो 78,22,902 आदिवासी जनसंख्या यहाँ निवास करती है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गोंड जनजाति की भी भारी संख्या छत्तीसगढ़ में मौजूद है। इसके अलावा जनजाति विविधता तो छत्तीसगढ़ में भरी हुई है। इसके बाद बात करेंगे वन अधिकार पत्र। तो भाई ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज निकल करके आई जो आज के पेपर में थी। वन अधिकार पत्र वितरण मामले में पूरे भारत में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर चला गया है। अब मन में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर गुजरात है और वो काफी मार्जिन से पीछे चल रहे हैं, यानी लगभग 1 से 1.5 लाख के मार्जिन से पीछे चल रहे हैं और गुजरात तो लगभग 2 से 2.5 लाख मार्जिन से पीछे चल रहा है। अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में अब तक 4.84 लाख वन अधिकार पत्र वितरित कर दिए गए हैं। वन अधिकार पत्र या पट्टा जो होता है जो वन क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी जनसंख्या को प्राप्त होगा, या व्यक्तियों को प्राप्त होगा या समुदाय को प्राप्त होगा। 2 स्तर पर होते हैं ये प्राप्त, ये ध्यान रखेंगे। एक व्यक्तिगत रूप में भी, यदि किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र पर व्यक्तिगत रूप से अधिकार रहा है और वो वहां की सेवा करते रहता है उस भूमि की, तो उसे प्राप्त होगा। और सामुदायिक रूप में यदि कुछ लोग मिल करके एक जमीन को उपयोग कर रहे थे तो अब वो उसकी मांग कर सकते हैं। तो 2 स्तर पर ये पट्टे दिए जा रहे हैं, व्यक्तिगत और सामुदायिक। इन दोनों स्तरों को मिला करके अगेन आंकड़ा आपके सामने है, 4.84 लाख वन अधिकार पट्टे अब तक वितरित कर दिए गए हैं। इससे लाभ ये होगा कि वो लोग जो कि भू विहीन थे, यानी जमीन नहीं थी उनके पास, अब उनके पास जमीन का मालिकाना हक होगा और वो अपने हिसाब से वहां खेती आदि करके अपनी स्थिति सुधार सकेंगे, आर्थिक स्थिति। इसमें एक समस्या भी है। समस्या क्या है? बहुत सारे लोग इस अवसर का लाभ उठाने के लिए वन उगे हुए क्षेत्र की कटाई कर दे रहे हैं ताकि वो वहां अपना दावा पेश कर सके। ये गलत है, ये एक समस्या भी है, उसका समाधान होना जरूरी है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो अगला जो न्यूज है हमारे पास 3 खिलाड़ियों के नाम है, जिसमें पहले मैं 2 खिलाड़ियों के बारे में बताता हूं और उसके बाद तीसरे पर आएंगे। आकर्षि कश्यप जो दुर्ग की हैं और ईशान भटनागर जो कि रायपुर के हैं। दोनों के दोनों शटलर हैं, यानी कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जूनियर वर्ग में खेलते हैं और आकर्षि कश्यप तो रैंक 1 भी रही हैं। तो ये दोनों खिलाड़ियों का चयन जो बैडमिंटन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, टॉप योजना, TOP, टॉप ओलंपिक पोडियम योजना, यानी कि शीर्ष ओलंपिक पोडियम। पोडियम किसको कहते हैं? वो मंच, याद है 1 2 3 लिखा रहता है और खिलाड़ी खड़े होते हैं और उनको इनाम दिया जाता है, उसे पोडियम कहा जाता है। तो भाई उस योजना का हिस्सा हमारे यहाँ से ये 2 खिलाड़ी बैडमिंटन में बने, जिनको अब ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। 2 साल के लिए अभी इनको चुना गया है और आगे यदि रिन्यू हुआ तो और आगे। रिन्यू से याद आया कि सुभाष लहरे, ये तीसरे वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये पहले भी इस योजना का हिस्सा रहे हैं, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टर हैं और इनके जो टॉप ओलंपिक पोडियम योजना है उसके कार्यकाल को रिन्यू कर दिया गया है या उसके दायरे को रिन्यू कर दिया गया है। शीर्ष खेलो योजना भारत सरकार का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी गौरवान्वित कर रहे हैं। आकर्षि कश्यप बहुत चर्चा में रही थी लॉकडाउन लगने से पहले भी, जब उन्होंने केन्या के मोम्बासा कप को जीता था। और बाकी अगर इनकी बात करें, ईशान भटनागर माधवराव सप्रे स्कूल टूर्नामेंट से इनका कैरियर शुरू हुआ था, जो कि बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अगले न्यूज की। हाँ, ये न्यूज शायद बहुत सारे लोगों से छूट जाए, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा। शिवव्रत देवान जी, शिवव्रत देवान जी ये एक पत्रकार भी रहे और साहित्यकार भी रहे। बांग्ला भाषा में लिखते थे और इनकी लेखनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त भी थी, यानी इनकी किताबों को हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में भी पढ़ा जाता था क्योंकि किताबें बांग्ला में थी। इनकी एक किताब, जो पत्रिका कहना चाहिए, जो प्रकाशित होती रही, मध्य वलय नाम था उसका, और जिसका संपादन वो 1983 से लगातार करते आ रहे थे। इनका निधन हो गया है और इसलिए ये खबर बनती है। इनके बारे में एक आध लाइन में बताना चाहूँगा। वैसे इनका जन्म बर्मा में हुआ था, बर्मा यानी म्यांमार में हुआ था, और बाद में ये भिलाई में आकर के बस गए थे, यानी इनका मूल स्थान बन गया था हमारा
छत्तीसगढ़, भिलाई। और इसके बाद ये लगातार सक्रिय रहे बांग्ला भाषा के उत्थान के लिए। फिर जब 1971 के आसपास जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश को आजाद कराया गया, उस समय बांग्लादेश में बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को लेकर इन्होंने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, यानी आंदोलन में शामिल रहे थे। बाद में इसी बात को लेकर ढाका में उन्हें एकुशे सम्मान या एकुशे पदक प्राप्त दिया गया था। एकुशे सम्मान भाषा के क्षेत्र में काम करने पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है बांग्लादेश का। बात करते हैं अगली न्यूज पर। ओलंपिक संघ चुनाव छत्तीसगढ़ में ये लंबित था कोरोना के कारण, और अब फाइनली हो गया ये चुनाव। आज ही इसका नतीजा सामने आया है, और इसके अकॉर्डिंग, जैसा कि पहले से मैं आपको बता ही दिया था, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। और अब जब तक वो इस पद पर है, यानी सीएम के रूप में है, तब तक ये कार्यकाल तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद बदलाव होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कुछ और पद हैं जिन पर ये ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे सहीराम जाखड़, इनको कोषाध्यक्ष चुना गया है। ये स्विमिंग संघ के प्रमुख तो हैं ही ऑलरेडी, और अब या ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष होंगे। अब महासचिव कौन है? ये एक है जो आपको एक्स्ट्रा याद रखना चाहिए। महासचिव के रूप में गुरुचरण होरा है, ये पहले से इस पद पर बने हैं, टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष जो हैं वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आप याद करने की कोशिश ना करें। ये 3 नाम आप याद रखें। वैसे आपको उपाध्यक्षों की सूची चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। अच्छा, आज पीडीएफ आने में थोड़ी सी देरी होगी, देर रात तक मैं वो अपलोड जरूर कर दूंगा, तो इंतजार करिएगा। अच्छा, एक बात और कहनी थी यार आप लोगों से, बड़ा अच्छा लग रहा है आप मुझे रिस्पांस कर रहे हैं। हम 1950 के आंकड़े के आसपास पहुंच गए हैं। जल्दी 2000 हो जाएंगे ऐसे उम्मीद करते हैं, अगर आप लोग का साथ मिलता रहा, आप अपने दोस्तों से शेयर करते रहे तो। मैं ये सोच रहा था कि क्यों नहीं हम ऑनलाइन स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और बाकायदा क्लास शुरू करें। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मेरे पास 2 विषय का ऑप्शन है, इनफैक्ट 3 विषय का ऑप्शन है। आप यदि चाहें तो उसमें अपने मत बता सकते हैं, और क्लास के लिए यदि इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक है छत्तीसगढ़ का इतिहास, वहां से मैं शुरू करना चाहूंगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास है भारत का इतिहास, और तीसरे नंबर पर हमारे पास है संविधान। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी विषय की क्लासेस चाहिए होंगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। हम जल्द ही इस योजना पर कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज पर चलते हैं। तो अगली जो न्यूज है वो है कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। जैसे इसमें एक यहाँ कुछ छूटा नहीं ना, चलिए। तो एक है सुशील आनंद शुक्ला। सुशील आनंद शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ऑफिशियल लेटर जारी हो गया और नियुक्ति हो गई। आपको याद होगा दुग्ध महासंघ अभी चर्चा में रहा था जब रसिक लाल परमार भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए गए थे और उन्हें पद से हटा दिया गया था, इस्तीफा दिया था उन्होंने। हालांकि कार्यवाही अभी होनी बाकी है। अब उसका स्थान संभालेंगे सुशील आनंद शुक्ला। इसके अलावा एक और बड़ी नियुक्ति हुई आरपी सिंह की। अब ये क्रिकेटर नहीं समझ लेना ना, हाँ, आरपी सिंह ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसके अलावा पंकज शर्मा कोऑपरेटिव बैंक संघ यानी सहकारी बैंक संघ के प्रमुख चुन लिए गए हैं। तो ये 3 बड़ी नियुक्तियां हैं, सुशील आनंद शुक्ला, आरपी सिंह और पंकज शर्मा, दुग्ध महासंघ, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन और सहकारी बैंक संघ। इसके बाद बात करेंगे बीजापुर की। अच्छा, बीजापुर कल चर्चा में रहा था, ये न्यूज हम कवर नहीं कर पाए थे, आज कवर कर लेते हैं। बीजापुर को मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निवास स्थान से कुछ सौगात दी है। सौगात क्या है? बीजापुर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ ट्रामा सेंटर यानी इलाज के लिए और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की एक समझ लीजिए बिल्डिंग का उद्घाटन किया उन्होंने अपने मुख्यमंत्री निवास से। जाहिर सी बात, कोविड-19 के कारण जा तो नहीं सकते थे। इसके अलावा तय किया गया है कि इंद्रावती नदी में बोट एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी, यानी इंद्रावती नदी में बोट चलेगी जिससे मरीजों को लाया जा सके और वो जो दूरी है वो कम की जा सके। इसके अलावा वो जो एम्बुलेंस है जो सड़कों पर चलती है वो तो चलेगी ही चलेगी। इसके बाद बात करेंगे, हाँ, ये न्यूज आज मुझे मिली और मैं आपसे, हो सकता है आप कल के पेपर में पढ़ें, लेकिन आज मुझे मिल गई और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कौशल्या धाम तीर्थ, अब यही नाम दिया जाएगा, यानी चंदकुरी माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ में पहला मंदिर। अच्छा, दूसरा भी बन गया कोसला, हम पहले न्यूज में चर्चा कर चुके हैं ना, हाँ, पहले वीडियो देखिएगा अगर नहीं देखा है तो कौशल्या धाम तीर्थ चंदकुरी, इससे बनाया जाने का प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो TCIL को प्राप्त हुआ है, यानी TCIL इसका निर्माण करेगी। ये भारत सरकार का एक उपक्रम भी है समझ लीजिए, जिसके तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राशि जो फाइनल की गई है वो लगभग 16 करोड़ रुपए की है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर एग्जैक्ट राशि देखें तो 15 करोड़ 75 लाख की राशि पास हुई है, जिसमें जो तालाब के बीच टापू है उसका उद्धार, उसके अलावा वहां तक पहुंचने वाले ब्रिज और परिक्रमण पथ यानी चारों तरफ एक बेहतरीन रास्ता,
ये सब कुछ उसमें निर्मित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, और आने की संभावना है इस प्रश्न की। सबसे पहले 9 स्थानों में इस स्थान का कायाकल्प हो रहा है राम वनगमन मार्ग में से। फिर बात करेंगे, अच्छा एक रोग है जो कि अगेन चर्चा में रहा, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। लंपी स्किन डिसीज, लंपी स्किन डिसीज, ये घबराइए नहीं, पशुओं में होने वाला रोग है, आपको नहीं हो रहा है, लेकिन भाई पशुओं का संक्रमण आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। लंपी स्किन डिसीज पशुओं में होने वाला एक ऐसा वायरस जनित रोग है जो अभी चर्चा में आ गया है राजनांदगांव जिले में। इसमें हो ये रहा है कि पशुओं के शरीर में ऐठन आ रही है, गांठ पड़ जा रही है, सूजन आ रही है, और उसके अलावा पशुओं को बुखार भी हो रहा है। इसके कारण पशुओं में दुग्ध देने की जो क्षमता है बहुत तेजी से गिर रही है। जाहिर सी बात है, गोवंशीय पशु और इसके अलावा भैंस आदि में ये संक्रमण देखा जा रहा है। इसका ओरिजिन माना जा रहा है साउथ अफ्रीका से ये रोग आया होगा और उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचा होगा। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि उड़ीसा से राजनांदगांव कैसे पहुंचा, लेकिन पशु जो चिकित्सक है उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका में ये रोग चर्चित हुआ था, उसके बाद उड़ीसा के कुछ पशुओं में ये संक्रमण पाया गया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में देखा जा रहा है। हो सकता है किसी और जिले में अभी ये पहचानना बाकी रहा हो, लेकिन अभी राजनांदगांव संक्रमित हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी दवाएं अभी उपलब्ध नहीं है छत्तीसगढ़ में, समस्या है। इसके बाद बात करेंगे ध्रुवा आदिवासी। मैं बोला ना, बस्तर की जनजातियों और बस्तर से मेरा प्रेम बहुत अटूट है, वो खत्म नहीं हो रहा है, और इसलिए मुझे कुछ भी नया मिलता है तो मैं आपसे शेयर जरूर करता हूँ। तो ध्रुवा जनजाति के बारे में मुझे एक फैक्ट पता चला कि ध्रुवा जनजाति बाकी जनजातियों से अलग वस्त्र आभूषण आदि धारण करती है, और इनमें वस्त्र जो होते हैं वो हथकरघा हैंडलूम वाले वस्त्र पहनने का रिवाज होता है। कल नेशनल हैंडलूम डे था 7 अगस्त। क्यों मनाया जाता है पता है ना? नहीं पता? भाई छत्तीसगढ़ में जब भारत में जब पहली बार कोई बड़े स्तर की क्रांति हुई थी या आंदोलन हुआ था, उसी से जुड़ा हुआ इसका इतिहास। हुआ यह था कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और इसके विरोध में एक जन आंदोलन हुआ, बंगाल बंग भंग विरोध आंदोलन या बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन। इसी समय स्वदेशी आंदोलन को हवा मिली और हैंडलूम ने जोर पकड़ा था। बस इसको याद रखते हुए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी से जुड़ी हुई ये खबर भी थी। तो ये जो जनजाति समुदाय है वो हथकरघा वाले कपड़े ही भेंट करने का रिवाज रखता है विवाह आदि पर, जिसमें महिलाओं को भेंट किया जाता है मायपाटा, जो उत्तरीय वस्त्र है, ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, और इसके अलावा तुआल भेंट किया जाता है पुरुषों को। अब तुआल टॉवेल है, आप इतना तो समझ गए होंगे, और ये पुरुषों को भेंट किया जाता है। इसके अलावा गमछा जो कि हैंडलूम का बना होता है। इसके लिए जो मेन केंद्र है बस्तर में वो तोकापाल है, जहाँ ये सब निर्मित हो रहा है। ये सब कुछ था आज के समाचार में। कुछ इसके बाद भी अगर मुझसे छूट गया हो तो मैं कल कवर कर दूंगा। भाई रोज मिल रहा हूँ आपसे, चिंता नहीं करिए। तो अच्छा लगा आप संभल करके, कल फिर मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ के समाचारों के साथ। आज का PDF थोड़ी देर से आएगा। चलिए मुलाकात करते हैं कल। ध्यान रखिए अपना और अपनों का, कोरोना का पीक आना बाकी है।